क्लास 10th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 7 राम नरेश त्रिपाठी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान कोयरीपुर जौनपुर। पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी। इनकी रचनाएं हैं पथिक, स्वप्न, ग्राम्य गीत, कविता, कुमुदनी आदि। इनकी भाषा शैली है खड़ी बोली और शैली है वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक। मृत्यु हुई थी 16 जनवरी सन 1916 ईस्वी को। पंडित राम नरेश त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपका आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी कविता में छायावाद के सूक्ष्म सौंदर्य दिखाई देते हैं और इनके गीतों में राष्ट्रीय गीतों का सुंदर संग्रह करके इन्होंने हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। राष्ट्र कवि, राष्ट्र प्रेमी एवं मानव मूल्यों के अमर गायक पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1889 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। त्रिपाठी के ऊपर इनके पिता का धार्मिक प्रभाव पड़ा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में पंडित राम नरेश त्रिपाठी मननशील, परिश्रमी, विद्वान तथा साहित्य के धनी थे। आपने अपनी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा तथा पवित्र प्रेम का नवीन आदर्श प्रस्तुत किया। केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई। आपने स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य, हिंदी, संस्कृत, बंगला तथा गुजराती भाषाओं का गहन अध्ययन किया। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री भी रहे। त्रिपाठी जी साहित्यकार के ही नहीं बल्कि एक देश सेवी तथा स्वतंत्र सेनानी भी थे। गांधी जी के संपर्क में आकर इन्होंने अपने सत्याग्रह आंदोलन में भाग भी लिया। सरस्वती के इस वरम पुत्र ने साहित्य साधना करते हुए सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवास हो गए। इनकी कृतियाँ जो कि खंड काव्य में लिखी गई हैं वो है मिलन, पथिक तथा स्वप्न। इसके बाद नाटक है प्रेम लोक, सुभद्रा तथा जशवंत। कविता संग्रह है मानसी। संपादित इन्होंने किया है कविता कुमुदनी। ग्राम्य गीत शिव बावनी। आलोचना है तुलसीदास की और उसकी कविता 2 भागों में लिखी गई हैं। और जीवन चरित्र हैं महात्मा बुद्ध तथा अशोक, सम्राट अशोक। भाषा शैली त्रिपाठी जी की भाषा सरल, सुबोध एवं खड़ी बोली है। आपकी कविता स्वदेश प्रेम की प्रकृति सुंदरता का सुंदर चित्रण मिलता है। आपकी कविता ओज और माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। खंड काव्यों में वर्णात्मक तथा मुक्तक रचनाओं में भाषा शैली के सुंदर दर्शन मिलते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान इस प्रकार त्रिपाठी जी ने विविध रूपों में हिंदी साहित्य की अद्वितीय सेवा की। अपनी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा तथा पवित्र प्रेम की अविरल गंगा प्रवाहित की। अतः त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य के विकास में अपूर्व योगदान रहा। अब हम आपको इनकी लिखी कविता स्वदेश प्रेम पढ़ा देते हैं। पहला है अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है दिवाकर, घूम घूम कर देख रहा जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकार, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो यहाँ पर त्रिपाठी जी ने यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे उन वीर और तपस्वी पूर्वजों का यशोगान किया है जिनके उज्जवल चरित्र के कारण भारत विश्व में सिरमौर था। मतलब यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने जो हमारे देश के जो वीर होते हैं
उनकी उनकी जो प्रशंसा होती है वो कितने महान हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े महान थे, उनके बेजोड़ प्रताप का प्रत्यक्ष सारदर्शी है। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत महान थे और इस बात का जो प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष मतलब होता है साक्षी या फिर प्रमाण, तो हमारे पूर्वज बड़े महान थे। सूर्य उनका जो सूर्य देव हैं वे उनके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। यहाँ चंद्रमा भी उनके निर्मल यशों का संपूर्ण भूमंडल में घूम घूम कर देख रहा है। मतलब कि सूर्य जो है वो क्या है, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। और जो चंद्रमा है वो इनके जो चंद्रमा है वो पूरे भूमंडल पर घूम घूम कर देख रहा है कि पूर्वज कितने महान थे। आकाश के अगण्य तारे ने उनका वैभव देखा है। आकाश के इतने सारे तारे हैं, उन्होंने भी हमारे पूर्वजों का वैभव देखा है। हमारे पूर्वजों के कारण हमारा देश बहुत वैभवशाली था। मतलब जो हमारा देश वैभवशाली है वो हमारे पूर्वजों के कारण है। यह आकाश भी उनका विजय घोष युद्धनाद असंख्य बार सुन चुका है। वे बहुत बड़े वीर और पराक्रमी भी थे। तो हमारे पूर्वज जो हैं ये आकाश भी उनकी ही विजय करता है, जो बहुत बड़े वीर थे और पराक्रमी भी थे। अगला है, सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीत से अब तक, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वृक्ष स्थल पर। तो यहाँ पर इन कवि ने पूर्वजों के कितने महान हैं, उनकी जो अलौकिकता है उनके बारे में बताया है। और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के समान ही उनका यह देश भी महान है। मतलब जैसे हमारे पूर्वज महान थे वैसे ही यह देश भी उन्हीं के समान महान है। उनके अलौकिक इस देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। मतलब जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे उनका जो मस्तक है वह हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी होती है उसके समान सुशोभित है। आज भी गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से। आज भी संपूर्ण दिशाएं उनके जय गीतों से, विजय के गीतों से झंकृत हो रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। उनकी महिमा का साक्षी सत्य रूप श्रेष्ठ हिमालय आज भी विद्यमान है। मतलब हमारे पूर्वज कितने महान थे, उनकी महिमा का जो साक्षी है वह हिमालय है, जो कि आज भी उसी जगह पर विद्यमान है। उतरा करते थे विमान दल उनके विस्तृत वृक्ष स्थल पर। इसी हिमालय के विशाल वृक्ष पर उनके विमान के दल उतरा करते थे। वे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत भी हुए। तो हमारे पूर्वज क्या थे कि जैसे कि हिमालय विशाल होता है तो उसी के समान विशाल थे और आज भी विज्ञान के क्षेत्र में वे बहुत उन्नति कर रहे हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवर्ण प्रोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी वाशर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यहाँ पर सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवर्ण प्रोत उठाकर, तो यहाँ पर समुद्र जी हमारे पूर्वजों की सेवा किया करते थे। यह अपनी छाती पर असंख्य समुद्री जहाज उठाकर व्यापार आदि में सहयोगी बनता था, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर।
और विश्व के कोने कोने में प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने पहुंचाया भी था। मतलब जो पूर्वजों ने हमारी सेवा की है, वो समुद्री जहाज पर जो उन्होंने सेवा की है, वो विश्व के कोने कोने में चित्त मतलब विश्व के कोने कोने में प्रसन्न होकर पहुंचाते भी थे। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती है अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो रात दिन आज भी नदियाँ इनके यशों की धारा बहा रही हैं। जो हमारे पूर्वज थे, जो महान देश था, इसका जो प्रमाण है वह नदियाँ अपनी धाराओं के आधार पर बहा रही हैं। कवि कहता है, यदि तुम उनके पैरों के निशान खोजोगे, वे भी तुम्हें कहीं ना कहीं उनके श्रेष्ठ कर्मों के रूप में मिल ही जाएंगे। तो जैसे कि हिमालय भी हमारे पूर्वजों का प्रमाण दे रहा है, चंद्रमा भी दे रहा है, सूर्य भी दे रहा है, और जिस तरह से नदी की धारा बहती है, तो यह भी हमारे पूर्वजों के प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उसी तरह से अगर तुम इनके जो महान थे, हमारे देश के जो पूर्वज थे, अगर तुम इनके पैरों के निशान खोजोगे तो वो भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अगला है, विश्रुत रेखा का बासी जो जीता है निति हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति व्यक्ति का जो अनुराग स्वाभाविक रूप से होता है, तो उनका जो प्रेम होता है, मातृभूमि के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, वह स्वाभाविक ही होता है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा के निवासी जो वहाँ पर प्रचंड गर्मी में हाँफ हाँफ कर जीता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर दिव्य प्रेम रखता है। और वहीं पर कहीं शीतल और सुखद देश के बसने की अपेक्षा अपने देश में ही रहना पसंद करता है। तो जो भूमध्य रेखा के लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर भी वह अपनी मातृभूमि मतलब अपने देश के लिए अपने प्रेम को रखते हैं और वहाँ पर अच्छे से प्रेम के साथ रहते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वहीं कहीं कहीं शीतल और सुखद देश में बसने की अपेक्षा अपने देश में भी रखता है। पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश पे जहाँ हर समय बर्फ़ जमी रहती है तथा अंधकार रहता है, वहाँ का भी निवासी बर्फ़ और अंधकार में देश में ही काँप काँप कर अत्यधिक शीतल सहन करता हुआ जी लेता है। मतलब एक तरफ जहाँ पर हमारी धरती, हमारा देश की एक धरती पर जहाँ पे बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है और दूसरी तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, दोनों जगह पर भी हमारे जो मातृभूमि के लोग हैं, जो वो लोग रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो ये जो उनका प्रेम है, यह स्वाभाविक ही है। ध्रुव प्रदेश का रहने वाला भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण को निछावर कर देता है, किंतु किसी सुविधा संपन्न देश में नहीं जाकर रहना चाहता। मतलब चाहे वो किसी भी देश में, चाहे वो गर्मी में हो या ठंड में रहे, जो भी जिस भी भूमि पर रहे, वह अपने प्राण को त्याग देता है, पर किसी सुविधा मतलब जैसे कि अच्छी जगह पर आकर, जहाँ पर ठंड गर्म इतनी ज़्यादा ना पड़े, वहाँ पर आके नहीं रहता, क्योंकि वह अपने धरती माता से प्रेम करता है, इसलिए वह प्रचंड गर्मी और ठंड दोनों सह लेता है। तुम हो तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभोर का आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीर के वंशज। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं
कि भारत माता के जो सपूत थे, सपूतों को मातृभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे बंधु, तुमने स्वर्ग के समान सुखदायी और सभी प्रकार के वैभव से परिपूर्ण भारत भूमि में जन्म लिया है। तुम पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि पर जन्म लेकर धन्य हो गए। तो तुमने जिस धरती पर जन्म लिया है, भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने जिस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो गए। तुम्हारे समान भाग्यशाली अन्य देश के लोग नहीं होंगे। तुम जिस भारत माता की धूल लेकर बड़े हुए, जिनका अन्न और जल ग्रहण किए हो, उनको हे वीर के वंशज शरीर रहते कैसे छोड़ सकते हो। तो मतलब जिसका तुमने अन्न खाया, जिसका तुमने जल ग्रहण किया, उसे तुम कैसे छोड़ सकते हो। मतलब जिस देश में तुमने रहा, जिस देश का तुमने अन्न खाया, जिस देश का तुमने जल पिया, उस देश को तुम कैसे छोड़ सकते हो। अर्थात तुम्हारे जीते जी इस धरा पर कोई दूसरा देश नियंत्रण कैसे कर सकता है। मतलब तुम्हारे जीते जी इस धरती पर कोई, इस जगह पर कोई और राज कैसे कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो तुम्हें मृत्यु पर्यंत इसकी रक्षा भी करनी होगी। अगर कोई तुम्हारे देश पर आकर इस पर राज करता है तो तुम्हें अपने प्राण न्यौछावर करके भी अपने देश की रक्षा करनी पड़ेगी। अगला है, जब एक साथ एक भी दम हो, अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उजरो, मानो नहीं मृत्यु का भय। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे बंधु, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस है और हृदय में एक भी धड़कन शेष बची है, तब तक स्वाभिमानी से अपनी पलके, सिर एवं मन को ऊंचा रखो। हे शत्रुओं को जीतने वाले परम वीर बनो। तुम शत्रुओं को जीतने वाले वीर बनो। जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस है, एक भी धड़कन बची हुई है, तब तक तुम स्वाभिमानी बनो और सिर उठाकर जियो और शत्रुओं का विनाश करो। जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बची है, तब तक मुख में कायरता पूर्ण दीनहीनता के वचनों का उच्चारण मत करो। जब तक तुम्हारे शरीर में, मतलब जब तक तुम्हारे शरीर की बूंद में शरीर में एक रक्त की बूंद ही बची है, तब तक तुम कायर मत बनो। तुम वीर हो अतः मृत्यु से भी मत डरो। तुम तो वीर हो तो तुम्हें मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए। अगला है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन सबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूप वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि कभी भी मृत्यु से नहीं भागना चाहिए। देश हित में यदि प्राण भी त्याग देने पड़े तो तुम्हें अपने प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें एक नया जीवन मिलता है। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यदि देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े, अपने प्राण भी देने पड़े, तो तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन इस संसार में कर्म और उम्र के प्रभाव से जब थक जाता है, तभी मृत्यु का विश्राम कार्य करता है। मतलब जब हमारा जो शरीर है वो कर्म और उम्र के प्रभाव से थक जाता है, तभी वह मृत्यु के लिए जाता है। अतः मृत्यु
का निडरता के साथ स्वागत करो और अपनी मृत्यु का निडरता के साथ स्वागत करो। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से जीवन नई शक्ति प्राप्त कर पुनः आगे के मार्ग पर चल पड़ती है। मतलब मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हमारी मृत्यु होने के बाद हमें एक नया जीवन, एक नया रास्ता मिल जाता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें थकान से व्याकुल जीव स्नान करके एक नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है और पुराने शरीर को छोड़कर मृत्यु रूपी नदी में बह जाता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें जब जीव को जब थकान होती है और परेशान से व्याकुल हो जाता है तो वह इस नदी में स्नान कर लेता है। और जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए रूप धारण करते हैं, नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरीके से जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में धारण करते हैं। अगला है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसती। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो यहाँ पर कवि ने सच्चे प्रेम की परिभाषा देते हुए कहा कि सच्चा प्रेम त्याग एवं बलिदान मांगता है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्म उत्कर्ष से संतुष्टि प्राप्त करता है, अर्थात सच्चे प्रेम में आत्म बलिदान से कभी नहीं डरना चाहिए। देश प्रेम में अगर हमें देश से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। देश प्रेम के हित यदि संसार के संपूर्ण आकर्षणों का त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। अगर देश के हित के लिए हमें इस संसार के सभी मोह को छोड़ना पड़े, सभी आकर्षण को छोड़ना पड़े, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्याग के बिना प्रेम प्राण रहित होता है। अतः प्रेम पर प्राण को भी निछावर करना पड़े तो अपने प्राण को निछावर कर देना चाहिए। अगर हमें देश प्रेम के लिए अपने प्राण को निछावर करना पड़े तो हमें उसके लिए बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। देश प्रेम ऐसा पुण्य क्षेत्र है जो स्वच्छंदता, विस्तार तथा त्याग से युक्त है। तो देश प्रेम एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर हमें स्वच्छंदता मिलती है, विस्तार मिलता है और त्याग से युक्त होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि देश प्रेम वह पुण्य भूमि है जो त्याग से भी निर्मल और विस्तृत होती है। इस भूमि में निवास करने से आत्मा का कलेश और छोटापन मिटता है। वह विस्तृत और त्यागपूर्ण सोच वाली होकर विकास पाती है। जब आत्मा का विकास हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना का विकास होता है। तो जब हमारे आत्मा का विकास होता है तो व्यक्ति की आत्मा का भी विकास होता है। यही भाव व्यक्ति को त्याग और तपस्या से पूर्ण भी कराता है। तो यहाँ पर देश प्रेम के लिए त्याग भावना को आवश्यक बताया गया है। जब तक आत्मा का विकास नहीं होता तब तक देश प्रेम की पवित्र भावना और मानवता का विकास भी संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका ये वाला जो पार्ट था स्वदेश प्रेम, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसके प्रश्न उत्तर बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको ये वाले प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी के पिता का नाम बताइए। फिर तीसरा प्रश्न है कि त्रिपाठी द्वारा रचित 2 कृतियों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है
राम नरेश त्रिपाठी की भाषा शैली क्या है? इसके बाद अगला प्रश्न है, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो ये सब पांचों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो जिसमें राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। तो यहाँ पर इनकी जीवन परिचय लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिसमें कि जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों, आज हमने आपको काव्य खंड से पाठ 7 राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय और उनकी लिखी कविता स्वदेश प्रेम पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।